हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो ये हमारी क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 10 आज है एफएसएसएआई एमसीक्यू को लेकर के। इसके पहले ऑलरेडी हम 9 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये हमारी आज की जो है ये लास्ट क्लास होने वाली है एफएसएसएआई को लेकर के। 3 नवंबर को क्या है, 3 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम पोस्टपोन होना है, कैंसिल होना, ऐसा कुछ अभी तक नहीं होने वाला है। आपका एडमिट कार्ड भी जल्दी से जल्द आ जाएगा और आपको ये एग्जाम जो है वो देना होगा। तो 3 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपको अपना पूरा का जो पूरा समय है इसके बाद में वो यूटिलाइज करना है ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। तो इसके पहले देखो, अभी तक हमने टोटल 9 एमसीक्यू क्लासेस दे दी हैं आपको। आज की क्लास मिला के टोटल 10 क्लासेस हो जाएंगी। इसके अलावा एक आपको हमने एफएसएसएआई का जो 2022 वाला पेपर था उसको एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। एक वीडियो हमने आपको दिया है किसका, एब्रीविएशन का। ठीक है, एक वीडियो हमने किसका दिया है आपको, एब्रीविएशन का एक वीडियो दिया है। तो एब्रीविएशन का जो एक वीडियो दिया है उसको आप देख लेना। बाकी के ये सारे क्लासेस जो है इनको अच्छे से कवर कर लेना। नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। नोट्स को लेकर के एक चीज ध्यान रखना, स्पेशली जिन्होंने ई बुक लिया है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने ई बुक लिया है और बहुत सारे लोग किसी थर्ड पार्टी से ई बुक लेते हैं। वो रीसेलिंग वो सब टेलीग्राम पे बहुत होता है ऐसा, बट उसमें लॉस किसका होता है, जो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी डेटा अपडेट किया जाता है या तो हम एप्लीकेशन पे अपडेट कर देते हैं, तो वहां पर अगर आप चेक करोगे तो आपको अपडेटेड चीजें मिलेंगी, जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं। और यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर आपने प्रिंट ले लिया कुछ महीने पहले, तब तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर पाए। तो क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन क्लासेस के साथ में आपको अपडेट रहना पड़ता है। जो भी क्लासेस अभी तक हमने डिस्कस करी, 1 बाय 1 एक एक क्लास देखोगे आप। पहली क्लास में अगर कुछ डेटा था, आगे जैसे ही हम चले कुछ अगर चेंजेस हुए तो वो भी मैंने बता दिया कि अभी के टाइम पे क्या चेंज हुए। एक्चुअल में इसी को एफएसएसएआई का करंट अफेयर बोलते हैं। अब एफएसएसएआई का करंट अफेयर कुछ अलग से नहीं होता, जो लोग आप परेशान रहते हो कि करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर की क्लास। और एफएसएसएआई स्पेशल जो होता है उसमें देखोगे कि कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करंट अफेयर होता नहीं है। तो जो जनरल चीज़ें हैं, कितना लेबोरेटरी है, कौन कौन से फूड सेफ्टी इंडेक्स वगैरह आए, ये सब जो चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड फूड डे कब होता है, वर्ल्ड सेफ्टी डे, फूड डे, ये सब कब मनाते हैं, इनको लेकर के इनका थीम वगैरह क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। इसमें हम 20 एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आप अच्छे से रिवीजन करना एग्जाम के पहले, असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, हम कह सकते हैं कि एफएसएसएआई के इनिशिएटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द की पर्पस ऑफ द एसएनएफ इनिशिएटिव इज टू ब्रिंग अबाउट। एसएनएफ यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम सेफ और इसके साथ ही साथ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने की हम बात करते हैं। ऐसे जो इनिशिएटिव्स यहाँ पर लाए गए थे उनके क्या पर्पस था, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। सोशल सोशल चेंज अमंग्स द सिटीजन। दूसरा ऑप्शन है बिहेवियरल चेंज अमंग्स द सिटीजन। फिर है एजुकेट द कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को पढ़ा होगा, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव को पढ़ा होगा, जो कि एक सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को लेकर ही एक इनिशिएटिव है। ऐसे नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आपने और देखे होंगे। ठीक है, ईट राइट इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, ऐसे करके ईट राइट वर्क प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे भोग इनिशिएटिव जैसे वो भी एक क्लस्टर फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव है। ऐसे हर प्लेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव एफएसएसएआई लेकर के आया है। तो यहाँ पर इसका बेसिक पर्पस क्या रहा, सेफ एंड। तो अगर हम देखें सोशल चेंज अमंग्स द सिटीजन, अगर हम देखें तो रियली में ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सोशल चेंज देखने को मिलता है। बिहेवियरल चेंज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने का, फूड को लेकर के जो एक तरीके से बिहेवियर में चेंज लाना। जब हम बात करते हैं कि अगर घर की बात करते हैं, जो भी किचन में जिस तरीके से आप उसको हैंडल करते थे, हाइजीन मेंटेन करते थे, उसमें भी एक चेंज लाना। एक तरीके से ऑल ओवर प्रॉपर जो स्टेज होती है, स्टोरेज से लगा करके सर्विंग तक का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फूड को लेकर के, उसमें एक चेंज लाना। तो ये सब क्या है, ये भी बिहेवियरल चेंज, ये भी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये हमारे तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो आगे की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके आगे थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो हमारा की पर्पस है फॉर द एसएनएफ यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, साथ ही साथ यहाँ पर एक स्वस्थ भारत यात्रा करी गई थी। ठीक है,
स्वस्थ भारत यात्रा करी गई थी। तो स्वस्थ भारत यात्रा में हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने ये समझा था। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्वस्थ भारत यात्रा, साथ ही साथ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड जो कि ईट राइट इंडिया को लेकर के एक इनिशिएटिव था, उसमें पिछली क्लास में हमने देखा था स्वस्थ भारत यात्रा करके एक यात्रा करी गई थी, जिसमें साइक्लोथॉन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या था कि कई सारे वॉलंटियर्स थे। तो सबने क्या किया था, एक मैसेज दिया था कि लोगों को किस तरीके से आप फूड सेफ्टी की तरफ जा सकते हो, कैसे आप एक तरीके से न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के ध्यान में रख सकते हो, कैसे आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर्टिफाइड फूड कंज्यूम करना है। तो ये सारी बातें उस यात्रा में एक तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया था। तो ये सारा का सारा किससे रिलेटेड था, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, इन सबको लेकर के था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनिशिएटिव इज ब्रिंग अबाउट द ऑल ऑफ द अबव चेंजेस, यहाँ पर सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सोशल चेंज, प्रमोट सोशल चेंज बाय द रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या तरीके से, एक तरीके से क्या किया जा रहा है, एक तरीके से यहाँ पर जो भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में एक तरीके से सोशल चेंज लाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं बिहेवियर में चेंज लाने की, तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाता है ना बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, पर्टिकुलरली जब आप टॉपिक के बारे में पढ़ते हो तो उसमें ये इनिशिएटिव ही आते हैं। ठीक है, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के ईट राइट इंडिया, ये सब उसी का पार्ट है, तो कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दीज इनिशिएटिव ऑल्सो सीक टू इंट्रोड्यूस द बिहेवियरल चेंज अमंग द सिटीजन बाय एजुकेटिंग पीपुल अबाउट द फूड सेफ्टी एंड द बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उनका चेंज कैसे ला सकते हैं उनके बिहेवियर में, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा फूड सेफ्टी के बारे में, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, जिससे वो यहाँ पर एक बेटर सिलेक्शन कर सकते हैं फूड का। ठीक है, साथ ही साथ एजुकेट द कंज्यूमर ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसएनएफ जो इनिशिएटिव है इज टू एजुकेट कंज्यूमर अबाउट फूड सेफ्टी एंड द न्यूट्रिशन। तो आपको ऑल ओवर चीज यहाँ पर समझ में आ गई हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर सही होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमारा हिडन हंगर से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है कि द टर्म हिडन हंगर रेफर्स टू, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी से रिलेटेड है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर इनएडिक्वेट फूड इनटेक। तो यानी कि एक माल न्यूट्रिशन है, या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है, या फिर इनएडिक्वेट फूड इनटेक। तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने हंगर के बारे में सुना होगा तो यहाँ पर 2 कंट्रीज के कुछ एजेंसीज हैं, ग्रुप मिल करके हर साल एक हंगर रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं, जिसको हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या हम बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर एक कंट्री को एक रैंक, एक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा वहाँ पर भुखमरी की हालत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हिडन हंगर जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है, अगर हम इस चीज़ को बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है। और ये तभी मिलेगा जब हमारा फूड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड होगा। अगर हमारा फूड में न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारी डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जो हिडन हंगर है ये किससे रिलेटेड है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप जान लो कि जो हिडन हंगर है, पहली बात तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर आयरन, जिंक और आयोडीन, इसके साथ ही साथ विटामिन ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आयरन, जिंक और आयोडीन, ये क्या है, मिनरल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विटामिन ए, ये विटामिन है। ठीक है, विच अकर विदाउट अ डिफिसिट इन अ एनर्जी इनटेक एज अ रिजल्ट ऑफ द कंज्यूमिंग एज अ एनर्जी डेंस बट न्यूट्रिएंट पुअर डाइट। तो कहने का मतलब ये है हमारा फूड अगर न्यूट्रिशियस नहीं होगा तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर हम 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो ये जो इंडेक्स होता है इसको 2 कंट्री जो है वो मिल करके निकालते हैं। ठीक है, हर साल क्या करते हैं, ये कोई यूएन का नहीं होता है, इसमें 2 कंट्री मिल करके निकालते हैं, एक आयरलैंड और दूसरा यहाँ पर क्या है, जर्मनी। तो जर्मनी और आयरलैंड 2 कंट्रीज मिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। जो आयरलैंड है, आयरलैंड की एक एजेंसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड बोलते हैं। जर्मनी की एक एजेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है,
एक आयरलैंड की एजेंसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड बोलते हैं। दूसरी जर्मनी की एक एजेंसी जिसको हम बोलते हैं क्या, वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तरीके से ये हंगर इंडेक्स निकालते हैं। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पर इन्होंने बताई है कि 111। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 125 कंट्री, अब 125 कंट्री थे, अब 125 कंट्री में भारत का जो स्थान है वो 111वां है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जिस वजह से वो नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रीजन है, देखो अब इतना भी नहीं है कि मतलब भारत का अगर हम देखें तो अगर बहुत अच्छे से चीजें करी जाती तो हमें ये चीज तो देखने को मिलती है, हम इस पोजीशन पे तो नहीं आएंगे, इस पॉइंट पे तो नहीं आएंगे कि इतना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा 125 देशों में हमारी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो इस वजह से अब जो डेटा रिलीज किया गया है अगर पेपर में आता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना होगा, बाकी गवर्नमेंट मानती है नहीं मानती वो तो अलग की चीजें। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डू यू थिंक आर फोर्टिफाइड इन इंडिया। फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट नीचे है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इंडिया में फोर्टिफाई किया जाता है। मिल्क एंड ऑयल को करते हैं, या फिर सॉल्ट को करते हैं, या फिर व्हीट फ्लोर एंड राइस को करते हैं, या फिर इनमें से सभी को करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको समझोगे, फोर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जो मिल्क एंड ऑयल है इसको भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से फोर्टिफाई करते हैं। सॉल्ट को तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, सॉल्ट को तो हम डबल फोर्टिफाई करते हैं, आयरन के साथ भी करते हैं और आयोडीन के साथ भी करते हैं। ठीक है, व्हीट फ्लोर एंड राइस को भी हम करते हैं, यानी कि आटा चावल दोनों को करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर हमारा आंसर देखें तो हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम सभी को यहाँ पर फोर्टिफाई करते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम समझें, थोड़ा सा अगर हम और समझें तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पर जब हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन कौन से फूड को हम फोर्टिफाई करते हैं, तो एक ही बेसिक चीज हम ये ध्यान में रखते हैं सबसे पहली, कि हम ऐसे फूड को फोर्टिफिकेशन करें, फोर्टिफाई करें कि जो सभी के द्वारा कंज्यूम किया जाता हो। सभी के द्वारा मतलब पूरी कंट्री में, चाहे नॉर्थ रीजन हो, शायद साउथ रीजन हो, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, तो सभी लोग अगर हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं, मिल्क को कंज्यूम करते हैं, ऑयल को करते हैं, सॉल्ट को करते हैं, व्हीट फ्लोर को करते हैं यानी कि आटा, साथ ही साथ राइस। तो ये 5 स्टेपल फूड बोले जाते हैं, 5 स्टेपल फूड होते हैं जिनको हम यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं और इनमें हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन में हम करते क्या है, फोर्टिफिकेशन में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में किसको ऐड करते हैं, हम मिनरल्स और विटामिन को ऐड करते हैं। अब अगर हम मिनरल्स एंड विटामिन की बात करते हैं यहाँ पर जिनको हम ऐड करते हैं, तो आप आगे देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि विटामिन की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, विटामिन में हम सबसे ज्यादा जो एडिशन करते हैं वो हम विटामिन डी का करते हैं, और हम ऐसी चीजों का एडिशन करते हैं जो आसानी से लोगों को नहीं मिलती है और जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिजीज देखने को मिलती है। तो विटामिन डी हो गया एंड विटामिन ए हो गया। उसके बाद में जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आयरन और आयोडीन और फोलिक एसिड। तो यहाँ पर इनका हम फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं। देखो एक विटामिन है जिसका आपने नाम सुना होगा, जैसे विटामिन B12 होता है, ठीक है, कभी कभी फोलिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होता है फोलिक एसिड की कैटेगरी में, या फिर साइनाकोबाल्मिन वगैरह होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जो आप देखोगे कि जनरली हमें वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलता है, हमें फ्रूट्स में भी नहीं मिलता है, वेजिटेबल्स में भी नहीं मिलता है, वो ज़्यादातर हमें नॉनवेज वगैरह जो लोग खाते हैं उसमें पाया जाता है। तो क्या होता है, बहुत लोगों के अंदर इसकी डिफिशियंसी आ जाती है, बट बहुत ज़्यादा घातक होता है ये। अगर आप देखोगे कि अगर आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी है तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं, हम ये सारी डिफिशियंसीज को अगर हम दूर कर पाएँ तो दिस हेल्प इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ, यहाँ पर इम्प्रूव होती है। साथ ही वेल बींग ऑफ द पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इन एरिया वेयर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आर प्रीवैलेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ, ठीक है, अगर आपने पीछे सुना होगा तो हमने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, जो फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है जब उसमें हम डबल फोर्टिफिकेशन करते हैं, डबल फोर्टिफिकेशन मतलब है 2 बार फोर्टिफाई करना या फिर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ में फोर्टिफिकेशन करना, तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ किसके साथ करते हैं, आयोडीन एंड विटामिन डी के साथ करते हैं, या फिर हम विटामिन आयोडीन एंड विटामिन ए के साथ करते हैं, या फिर आयोडीन एंड आयरन के साथ करते हैं, आयोडीन एंड कैल्शियम के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आयोडीन और आयरन के साथ हम यहाँ क्या करते हैं, हम डबल फोर्टिफिकेशन करते हैं। सॉल्ट का फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर आयोडीन और आयरन के साथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सॉल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन और आयरन की कमी से हमें बहुत सारी डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, जिनको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्ट का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा टाटा सॉल्ट है। टाटा सॉल्ट जब आप परचेज करते हो तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको एक +F लोगो दिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्टिफाइड है, इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आयरन को हम ऐड करते हैं, ये क्या करता है, हेल्प फाइट करता है किसके अगेंस्ट, द एनीमिया के अगेंस्ट, जो ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, उससे हमें बचाता है। और इसके साथ अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो ये ऑल ओवर हमारा हेल्प करता है मेंटल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्ट, और इसी वजह से सॉल्ट में हम आयोडीन और क्या करते हैं, आयरन का फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो बहुत सारे सिंगल फोर्टिफाइड भी आते हैं, ठीक है, सिंगल फोर्टिफाइड आते हैं जिनमें हम किसी एक का करते हैं, दोनों का नहीं करते हैं। तो डुअल फोर्टिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट, आयोडीन एंड द आयरन कुड बी अ सस्टेनेबल अप्रोच टू द कॉम्बैट आयोडीन एंड आयरन डिफिशियंसीज, यानी कि सिंपल कहने का मतलब है इनका एडिशन करके हम इनसे लड़ सकते हैं। अब इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको NIN बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में है, हैज pioneered the development of the double fortified salt. NIN has also taken the initiative to transfer the technology to the iodized salt manufacturers in the country and provide continuous quality control support. तो क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने आयोडीन लिया और उसको आयोडीन को जब हम या फिर आयरन को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम आयोडीन को ऐड कर देते हैं, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, किसी केमिकल फॉर्म में, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में हम इसको ऐड करते हैं, तो उसमें भी प्रॉपर एक रिसर्च वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा न्यूट्रिशन है, इसने यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करी, उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र किया मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे वो यहाँ पर इसको बना सकें और पूरी कंट्री में क्या करके सप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें जो सॉल्ट का हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना अमाउंट में उसको ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आयोडाइज सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट का मतलब है कि हमने उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया है, आयोडीन का एडिशन किया है। तो आयरन फोर्टिफिकेशन जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, उसके साथ अगर हम देखें, अगर हम डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट की बात करते हैं तो व्हेन फोर्टिफाइड विथ आयरन और साथ ही साथ आयोडीन, और यहाँ पर हम कैसे इनको किस लेवल में ऐड करते हैं ये आप देखो, जैसे कि हम किस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितना लेवल में हम ऐड करते हैं, और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आयोडीन कंटेंट अगर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, अगर हमें आयोडीन कंटेंट ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करते हैं, हम यहाँ पर 15 से 30 पार्ट पर मिलियन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन FSSAI के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 15 से 30 पार्ट पर मिलियन हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऑन ड्राई वेट बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये बात आप याद रखना, जस्ट इतना याद रखना कि 15 से 30 कितना ppm पार्ट्स पर मिलियन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर आयरन कंटेंट को अगर हम ऐड करते हैं, तो ऊपर हमने आयोडीन को देखा, यहाँ पर अगर हम आयरन को करते हैं तो यहाँ पर हम 850 से 1100 पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं। देखो कितना डिफरेंस है, 850 से 1100 क्या कर रहे हैं, आयरन, यानी कि आयरन हम काफी ज्यादा मात्रा में ऐड कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर आयोडीन बहुत लेस अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, और इसको हम ऐड कर रहे हैं फेरस सल्फेट के फॉर्म में या फिर फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में। ये क्या है, बेसिकली सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके फॉर्म में हम यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं।
तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई। तो इतना ये जो इंपॉर्टेंट दो चीज़ें गई हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पीछे जो बात करी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा विटामिन ए से ही रिलेटेड है और फोर्टिफिकेशन का ही एक पार्ट है। हाउ मच विटामिन ए शुड फोर्टिफाइड मिल्क कंटेन। अगर कोई मिल्क है तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप समझो तो एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि जो मिल्क है उसमें हम किसका फोर्टिफिकेशन करते हैं, तो ऑप्शंस में दे देगा, तो विटामिन ए अगर है तो आपका करेक्ट होगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मच विटामिन ए शुड फोर्टिफाइड मिल्क कंटेन, तो मिल्क में जो होता है उसमें कितना अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 50 माइक्रोग्राम RE टू 75 माइक्रोग्राम RE पर लीटर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये माइक्रोग्राम है, RE का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेटिनाल इक्विवेलेंट होता है। स्पेशली फॉर द अगर हम देखोगे विटामिन ए को हम इसी में मेजर करते हैं, किसमें, रेटिनाल इक्विवेलेंट। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनाल होता है, तो इसका एक यूनिट है रेटिनाल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर 50 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट से 75 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी है 500 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट टू 750 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट, या फिर 270 से 450 होता है, या फिर 6 माइक्रोग्राम से 9.9 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपली आप इतना याद रखना कि 270 से कितना 450 होता है, 270 से 450 माइक्रोग्राम रेटिनाल इक्विवेलेंट, 270 से 450, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो कि इसको भी हम किस फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि फोर्टिफाइड मिल्क की अगर हम बात करते हैं, जैसे स्पीसीज आइडेंटिफाइड मिल्क, जैसे नेमली बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, गोट मिल्क, शिप मिल्क, कैमल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क एंड द स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क व्हेन फोर्टिफाइड शैल बी फोर्टिफाइड विद द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी टाइप के जो मिल्क है इनको फोर्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रिएंट सोर्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है विटामिन ए को जो हम ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम किस में ऐड कर रहे हैं, रेटिनाइल एसीटेट और रेटिनाइल पाल्मिटेट। किस फॉर्म में हम यहाँ पर विटामिन ए को डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं, मतलब उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा रेटिनाइल एसीटेट और रेटिनाइल पाल्मिटेट के फॉर्म में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर 270 से 450 होगा। विटामिन डी का भी हम एडिशन करते हैं मिल्क में, विटामिन डी का अगर हम विटामिन डी का यहाँ पर कर रहे हैं तो हम कितना ऐड करेंगे, विटामिन डी का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो किस फॉर्म में हम करेंगे, यहाँ पर हम या तो कैल्सीफेराल के फॉर्म में करेंगे और हम यहाँ पर अर्गो कैल्सीफेराल के फॉर्म में करेंगे। अब यहाँ पर इसको अगर हम यूज करते हैं तो ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्स हम यूज करेंगे, ये लिखा गया है। और यहाँ पर विटामिन डी को जो हम माइक्रोग्राम में मेजर कर रहे हैं कितना होगा, 5 से 7.5 माइक्रोग्राम। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो स्पेशली फॉर द विटामिन ए के केस में रेटिनाइल इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या है, टोटल हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, यानी कि एफएसएसए असिस्टेंट से पहले होने वाली ये लास्ट क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि एसएनएफ यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड वर्क प्लेस इनिशिएटिव एम्स एट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, एसएनएफ के बारे में, स्पेशली फॉर द वर्क प्लेस। ऐसे बहुत सारे हैं ना, एसएनएफ वर्क प्लेस, एसएनएफ एट स्कूल हो गया, और आप देखोगे ऐसे और भी हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशिएटिव एम्स एट द फॉलोइंग, तो उसके क्या एम है और इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा एम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला देखो, प्रमोटिंग जनरल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग एफएसएसएआई ट्रेन्ड हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर्स। ऑप्शन नंबर सी है कि टू कॉम्बैट इंक्रीज इन ओबेसिटी एंड एनसीडी, यानी कि एनसीडी का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है कि प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच एज पिंक बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पिंक बुक, तो यहाँ पर देखो हमारे जो पहला ऑप्शन है ना ये करेक्ट होगा,
क्योंकि यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं जनरल हेल्थ एंड वेलबींग को, सही बात है। हम यहाँ पर ट्रेंड और हेल्थ साथ ही साथ वेलबींग कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ पर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी सही होगा। और हमारा यहाँ पर टू कॉम्बैट इंक्रीज इन ओबेसिटी, तो यहाँ पर क्या है कि हम एक तरीके से जो ओबेसिटी को लेकर के हम एक तरीके से उससे लड़ सकें और साथ ही साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनको कम कर सके। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मैच नहीं बैठेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है पिंक बुक की, तो पिंक बुक किसके लिए होता है, किचन के लिए हम यूज करते हैं, ना कि फॉर द वर्क प्लेस हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझोगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि जो एसएनएफ वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, हैज लॉन्च अ नेशन वाइड, ये भी इनिशिएटिव था। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं ईट सेफ एंड ईट राइट की बात करते हैं। कहाँ पर, जब कैंडिडेट वर्किंग प्लेस पे हो। सिंस अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्क प्लेस कंज्यूम्स एट लीस्ट 1 मील ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, सो चेंज। तो क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि पूरे कंट्री में चेंज लाने की, तो हम अगर घर पे केवल बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, तो वहां पर भी तो चीजें होनी चाहिए। तो एटलीस्ट कोई भी कैंडिडेट अगर ऑफिस में रहता है तो दिन में एक बार तो मील वो करता ही करता है, तो इस वजह से वहां पर भी प्रॉपर तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर इन चीजों को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए एक बुक को निकाला गया जिसको बोलते हैं ऑरेंज बुक, बट पीछे क्या था, पिंक बुक था, तो इस वजह से वो गलत होगा। बाकी यहाँ पर क्या है, टू प्रमोट एम्प्लॉय अवेयरनेस हो गया, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर एजुकेटिंग एम्प्लॉयज थ्रू, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग हेल्दी ये फूड ऑप्शंस हो गए, और प्रमोटिंग जनरल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड हो जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो लास्ट था वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम मूव करते हैं अभी किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पढ़ा है आपने, पिछली कुछ क्लासेस में भी पढ़ा था, बट डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन है तो हम इस वजह से यहाँ पर इसको रख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेब बेस्ड रियल टाइम इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड द सैम्पलिंग। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है कि एक तो वेब बेस्ड यानी कि कोई वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में है। रियल टाइम इंस्पेक्शन एक प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम इंस्पेक्शन को लेकर के एक प्लेटफॉर्म है, स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी को लेकर के, इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग को लेकर के। यानी कि कीवर्ड्स क्या है, इंस्पेक्शन हो गया, सैम्पलिंग हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर फूड सेफ्टी हो गया। तो इनसे रिलेटेड हमें कहाँ पे डेटा मिल सकता है, एक रियल टाइम डेटा अगर हमें चाहिए तो वहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फॉस्कोरिस से कर सकते हैं, या फिर IFSQA से कर सकते हैं, FPAS से कर सकते हैं, या फिर फोस्टैक से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फॉस्कोरिस जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉस्कोरिस राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉस्कोरिस के बारे में क्या है हमारा, फॉस्कोरिस जैसे कि फॉस्कॉस होता है वो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम होता है, वैसे जब हम बात करते हैं फॉस्कोरिस की तो ये क्या होता है, ये भी फूड सेफ्टी कंप्लायंस होता है थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग होता है। तो यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर बस इतना सा चेंज होता है। और एक रियल टाइम डेटा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि ये पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर कोर्स एंड द सर्टिफिकेशन इज अंडरटेकन बाय। तो यहाँ पर जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर बात कर रहा है, उसके पास में कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह होता है। ठीक है, अगर आप फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो उससे रिलेटेड कोर्स और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह वो क्या होता है, वो ITGFS स्कैन होता है, या फिर फॉस्कोरिस का सर्टिफिकेट होता है, या फिर फोस्टैक का होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव का होता है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोस्टैक हो जाएगा। तो फोस्टैक हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आप देखोगे कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो होता है उसको यहाँ पर क्या करना होता है, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है तो उसको लेकर के एक गाइडलाइन ये रख करी गई है कि उसके पास में उसका जो भी फूड बिजनेस है उस फूड बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके पास में एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बोलते हैं, FSS बोलते हैं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। तो वो एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड पर्सन होता है जिसको FSSAI ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और वो यहाँ पर जॉब वगैरह कर सकता है। अब अभी के टाइम पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे टोटल फोस्टैक को लेकर के कितने कोर्सेस हैं, टोटल 25 कोर्सेस हैं। ठीक है, कई बार इसको वीडियो में बता चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रहता है। 24 कोर्स हैं, एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, इन सारे कोर्सेज को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला बेसिक है, फिर आप देखोगे कि एक एडवांस है, और उसके बाद में एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने क्या है कि रुको स्टैंड्स फॉर। तो रुको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसके पीछे की थोड़ी चीजें मुझे बतानी थी, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो रुको के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर रुको स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है? रीयूज्ड कुकिंग ऑयल होता है, या फिर रीस्टोर्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है, या फिर रिजर्व्ड एंड यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है, या फिर रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है। तो बहुत बेसिक सा है। तो रीयूज्ड कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इससे रिलेटेड होता है, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है। रीस्टोर यूज्ड कुकिंग ऑयल ये भी नहीं होता है। रिजर्व्ड एंड यूज्ड कुकिंग ऑयल ये भी नहीं होता है। तो रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम उसको रीयूज्ड कुकिंग ऑयल को भी अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के बात हो रही है कि किसी भी तरीके से हम किसी भी रिसोर्स को खराब ना करें। तो रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसको हम रुको बोलते हैं, एन इकोसिस्टम है। एक तरीके का क्या है, ये एक इकोसिस्टम बनाया गया है। टू इकोसिस्टम टू इनेबल द कलेक्शन, यहां पर हम कलेक्शन करते हैं एंड कंजर्वेशन करते हैं ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल। तो सिंपली हम ये कह रहे हैं यहाँ पर रुको एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर के आया गया कि जहां पर हम क्या देखते हैं, जहां पर हम ये चीज देखते हैं कि किस तरीके से जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, बहुत सारे लोग आप देखोगे कि बहुत सारी शॉप्स पे आप देखोगे कि फास्ट फूड वगैरह की शॉप पे बहुत सारा तेल यूज होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम किसी भी चीज को फ्राई करते हैं तो वहां पर तेल यूज होता है। तो उस यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यूज्ड कुकिंग ऑयल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता जाता है मल्टीपल फ्राइंग के बाद में, उससे हम बच सकेंगे और उसका हम एक यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ड्राइंग करते हैं, फ्राई करते हैं किसी भी फूड को, तो उसके बाद में सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल जो होती हैं वो अल्टर हो जाती है। ऑयल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती जाती हैं, और टोटल पोलर कंपाउंड जो है वो उसमें डेवलप हो जाता है। टोटल पोलर कंपाउंड बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हम कहें तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। तो द टॉक्सिसिटी अगर हम बात करते हैं ऑफ दीज कंपाउंड जो है इज एसोसिएटेड विद द सेवरल डिजीजेस, जैसे कि हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है वो किसकी वजह से हो जाता है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी होती है किसकी वजह से, टोटल पोलर कंपाउंड की वजह से। दूसरा हमारा आता है अर्थेरोस्लेरोसिस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, ये भी हमारा इसी टोटल पोलर कंपाउंड की वजह से होता है। अल्जाइमर डिजीज भी इससे देखने को मिलती है, साथ ही साथ लीवर डिजीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से इसके बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से ये डिजीज से एसोसिएटेड पाया जाता है। इट इज इसेंशियल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल ड्यूरिंग फ्राइंग। तो हमारी या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए। तो उसके लिए एक मॉनिटर भी आता है, उसमें डाल करके हम चेक कर सकते हैं उसका टोटल पोलर कंपाउंड कितना है। एफएसएसएआई ने एक इसको लेकर के क्राइटेरिया फिक्स किया है। एफएसएसएआई हैज फिक्स्ड अ लिमिट टू फॉर द टोटल पोलर कंपाउंड कितना है, 25%, ठीक है, बियॉन्ड विच द वेजिटेबल ऑयल शैल नॉट बी यूज, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर को फॉलो करना होता है, और ये 2018 1 जुलाई से यहाँ पर लागू भी हो चुका है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 25% की बात हो रही है, यानी कि मैक्सिमम आप 25% तक जा सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर उसमें टोटल पोलर कंपाउंड है तो आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये बेसिकली यूज्ड कुकिंग ऑयल, जैसे आपने एक बार यूज़ किया, जब आप उसके बाद में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसमें 25 तक होगा। अगर आप फ्रेश अगर यूज़ करो तो उसमें देखो 15% तक होता है, ठीक है। नॉन यूज्ड यानी कि फ्रेश वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें 15% तक मैक्सिमम, रीयूज्ड जो ऑयल होता है उसमें मैक्सिमम 25% तक हो सकता है। तो 15 और 25 का खेल क्या है समझ लेना, आप पेपर में गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसको लेकर के एफएसएसएआई ने सोचा कि पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं, चीज़ों को और अच्छे से कैसे किया जाए। तो एफएसएसएआई इम्प्लीमेंटिंग एंड ट्रिपल ई स्ट्रैटेजी अभी भी ये कर रहे हैं, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो बड़े प्रोजेक्ट में कई साल लगते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। टू डाइवर्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल फ्रॉम द फूड वैल्यू चेन, तो यानी कि सोचा गया है कि एक चेन बना देंगे, वहां से पूरा कंपनी जो भी होंगी, जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें होंगे, वो वहां से कलेक्ट कर लेंगे प्रॉपर, और उसको पूरा बायोडीजल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो उसको करेंगे। तो ट्रिपल ई जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, अप्रोच इंश्योर द हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर ऑल 130 करोड़ जो सिटीजन है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे यहाँ पर हमें एक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई हो। तो इसको लेकर के और हमने ऑलरेडी पीछे भी 1-2 क्लास में कवर किया था, तो वहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, तो उसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट अ क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसएआई, ठीक है।
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लस्टर इनिशिएटिव जो है वो नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान जो था, भोग है, ठीक है। इसके अलावा क्लीन एंड फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट, या फिर क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्लास अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पहला वाला देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक तरीके से क्या है, सही होगा, क्योंकि ये क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसएआई का पार्ट नहीं है। भोग जो है वो भी क्लस्टर इनिशिएटिव है। क्लस्टर इनिशिएटिव इन द सेंस कि इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक केवल एक नेशन वाइड पे एक ही कैंपेन चलाया गया या फिर एक ही इनिशिएटिव है। बहुत सारे टेम्पल्स को इस तरीके का सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। फिर जो अगर हम बात करते हैं क्लीन एंड फ्रूट जो वेजिटेबल मार्केट होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ मार्केट को सर्टिफिकेट दिया। क्लीन स्ट्रीट फूड अब इसमें भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मतलब चीज़ें होती है, जैसे कि क्लस्टर क्या है, क्लस्टर मतलब मल्टीपल ग्रुप ऑफ शॉप्स होती हैं, वेंडर्स होते हैं वहाँ पर। अगर आप देखोगे भोग में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वहाँ पर क्या होते हैं, टेम्पल्स होते हैं। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम वेजिटेबल मार्केट की बात करते हैं तो वेजिटेबल मार्केट तभी बोलेंगे मल्टीपल टाइप ऑफ शॉप वेंडर्स होंगे। क्लीन एंड स्ट्रीट फूड हब बात करते हैं तो वहाँ पर भी मिनिमम 50 शॉप्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, ये क्लस्टर बनाता है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर फूड इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखो हमारे सामने आता है कि यहाँ पर लिखा भी गया है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका जो है वो क्लस्टर इनिशिएटिव है। जैसे कि स्वस्थ भारत जो अभियान था इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लस्टर इनिशिएटिव। तो क्लस्टर इनिशिएटिव कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे कहीं पूछ लेता है क्लस्टर इनिशिएटिव कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको बताना है। सबसे पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ वेंडर्स होते हैं, तब जाकर ये पूरा हब बनता है। उसके बाद में क्लीन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, वहां पर भी सेम खेल ऐसा ही होता है। उसके बाद में भोग की अगर बात करते हैं, जिसको ब्लीसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड बोलते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप की अगर हम बात करें तो इसमें भी कई सारे होते हैं। ईट राइट स्टेशन में भी मल्टीपल स्टेशंस को भी ये नंबर्स दिए जा चुके हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह। तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा क्लस्टर इनिशिएटिव का पार्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये इमेज हो सकता है थोड़ा प्रॉपर क्लियर ना हो, बट फिर भी आप समझ लो जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज अच्छी क्वालिटी में था नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर तीन चीज़ें समझो। ये जो एफएसएसएआई की इनिशिएटिव है, ये जो एफएसएसएआई के क्या है इनिशिएटिव है, तो इनको हम तीन कैटेगरी में और डिवाइड करना चाहेंगे। पहला है सप्लाई साइड इनिशिएटिव। क्या है, सप्लाई साइड इनिशिएटिव। तो इसमें देखो सबसे पहला, अगर हम आपसे कोई पूछता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अगर आपसे पूछता है तो किसका क्या मतलब है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि आपको फोस्टैक के बारे में पढ़ना है। तो फोस्टैक अगर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पढ़ लिया। थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग के बारे में आप पढ़ लो, इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको कराया है क्लास में, एमसीक्यू क्लास में ही डिस्कस किया बीच में, तो वो आप देख लेना। फिर अगर आपसे पूछता है बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, ये टर्म्स टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी बट उसके बाद भी आप नहीं कर पाओगे। अगर उसने ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट डाल दिया बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम क्या होता है, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो जो क्लस्टर सर्टिफिकेशन जितने हैं, क्लस्टर में कौन कौन से हैं, क्लीन स्ट्रीट फूड हब हो गया, भोग हो गया, क्लीन एंड फ्रेश जो वेजिटेबल मार्केट हो गया, ईट राइट स्टेशन हो गया, चार नाम याद रखना, ये सब इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। हाइजीन रेटिंग होता है, वो आप देखोगे वो भी बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम में आता है। रेस्टोरेंट एंड अदर जो कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट होते हैं वो भी इसमें आएंगे। मीट शॉप हो गया, स्वीट शॉप हो गया, बेकरी हो गया, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा हमारा बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर। ध्यान रखना, एकदम नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर बात आती है कि डिमांड साइड इनिशिएटिव, पहला क्या था, सप्लाई साइड इनिशिएटिव, सेकंड क्या है, डिमांड साइड इनिशिएटिव। ये सब कैटेगरीज जरूर याद रखना। पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है बिल्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है, बिल्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर चले हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जैसे ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, जो यानी कि अवेयरनेस के लिए, जैसे बुक्स वगैरह को निकाला गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बुक्स हो गई, तो वो सब किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। एड्रेसिंग अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन को एड्रेस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लेकर के आए हैं वो आप देखो, और ये किसमें है, डिमांड साइड इनिशिएटिव में है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील क्या है, अडल्ट्रेशन के लिए। डार्ट बुक किसके लिए है, डार्ट बुक किसके लिए है, ये भी अडल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। एक मैजिक बॉक्स है, इसको भी नोट्स में इंक्लूड किया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा।
मैजिक बॉक्स है, ये भी किसके हैं, अडल्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ कंज्यूमर कनेक्ट, गाइडलाइंस एंड जो मिथ बस्टर्स वगैरह है, तो मिथ बस्टर भी एक इनिशिएटिव, वो किस में आएगा, अडल्ट्रेशन वाले में आएगा, ठीक है। फिर आता है इनेबलिंग हेल्दी चॉइसेस को लेकर के, उसका एग्जाम्पल क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन उसका एग्जाम्पल है रिडक्शन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट, तो ये किसका है, ये भी यहाँ पर किस में आ जाएगा, हेल्दी चॉइस में आ जाएगा। ट्रांस फैट फ्री जो है एक इनिशिएटिव, वो भी एक इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ठीक है। अब देखो समझो चीजों को, पहला सप्लाई साइड था जिसमें हमने देखा यहाँ पर पोस्टैक और बेंचमार्किंग ये सब था। डिमांड साइड वाले में हमने कंज्यूमर अवेयरनेस को रखा, अडल्ट्रेशन को रखा और हेल्दी चॉइसेस को रखा। सस्टेनेबल वाले में सस्टेनेबिलिटी जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें हम ऐसी चीज़ों को रख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये हो कि हम फूड को वेस्ट ना करें, जितना हमें ज़रूरत है उतना लें, उतना खाएं, और बाकी हम किसी भी तरीके से फूड को वेस्ट ना करें, ये एक यहाँ पर मैसेज दिया जाएगा। एक तरीके से दूसरा मैसेज ये है कि किसी भी तरीके से हम कोशिश ये करें कि हम जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, एक तरीके से कहने का मतलब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, किसी भी तरीके से केमिकल्स का यूज़ ना करें एग्रीकल्चर के लिए, और साथ ही साथ हम जो भी ऑयल वगैरह है उसको रिसाइकल करके उसका हम बायोडीजल बना सकें। तो कहने का मतलब यहाँ रिसोर्सेज का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको इस हिसाब से यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन भी यूज़ करे कर सके, उसको हम उसी को हम सस्टेनेबल बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जैविक भारत। जैविक भारत क्या है, जैविक भारत का मतलब ये है कि 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो हम सिक्किम को लेकर के ऑलरेडी डिटेल में हमने पढ़ा है, कब इन्होंने अप्लाई किया था, कब इनको अवार्ड मिला, ये सब डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं एमसीक्यू क्लासेस में। एक है सेव फूड, शेयर फूड, यानी कि जो फूड है वो उसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अगर कहीं पे खाना बच गया है तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, किसी अदर जगह लोगों को पहुंचा सकें, तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर नेटवर्किंग से होता है। फिर यहाँ पर सेफ एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग इन फूड बेवरेजेस सेक्टर हो गया, रुको हो गया, रुको के बारे में पीछे देखा कैसे हम रीयूज ऑयल को ले करके उसको हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारना तो मार लो, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि स्वस्थ भारत यात्रा विच इज एन ईट राइट इंडिया कैंपेन वाज क्रिएटेड ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो इसको लेकर के देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, खूब अच्छे से पढ़ा था कि स्वस्थ भारत क्या था, एक टाइप की यात्रा थी। ईट राइट इंडिया 2018 जुलाई में जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद में आप देखोगे कि ये अराउंड शायद अक्टूबर के अराउंड, हाँ 16 अक्टूबर को ये स्टार्ट होती है हमारी जो यात्रा होती है। कब स्टार्ट होती है, 16 अक्टूबर को स्टार्ट होती है, कब, 2018 में। फिर उसके बाद में ये 2019 में यहाँ से लगाकर 100 डेज तक ये चलती है, ठीक है, 100 डेज तक करती है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं और साइकिल के थ्रू रनिंग करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर मतलब सिलेक्शन कर सकते हो अच्छे फूड का, न्यूट्रिशियस फूड का, और फूड सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हो, ये सारा एक मैसेज दिया गया था। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैंपेन जो हुआ था, क्रिएट हुआ था, वहाँ का इंस्पिरेशन क्या था। स्वच्छ भारत इंस्पिरेशन था, जागो भारत जागो इंस्पिरेशन था, आयुष्मान भारत योजना से इंस्पिरेशन मिला था, या फिर महात्मा गांधी जी का जो साल्ट मार्च था वहां से मिला था, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। तो जो हम महात्मा गांधी जी ने जो साल्ट मार्च किया था, डांडी मार्च किया था, डांडी यात्रा करी थी, तो उसी से इंस्पिरेशन लिया था और इन्होंने भी इस तरीके से यहाँ पर किया। बस यहाँ पर ये था कि इन्होंने साइकिल के थ्रू किया था जो 16 अक्टूबर को हुआ था। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, महात्मा गांधी जी का जो साल्ट मार्च था, ठीक है, वहाँ से यहाँ पर एक तरीके से इंस्पिरेशन हमें देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहो तो आप जान लो, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉमेमोरेट द 150th यानी कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जिनको हम बोलते हैं, एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो उनको एक तरीके से चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। ड्राइंग इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया था, महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च से लिया गया था, जिसको हम दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। अब पैन इंडिया साइकिल रैली थी, पैन इंडिया मतलब प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, पूरे के पूरे कंट्री में यहाँ पर इसको
पूरे सभी स्टेट को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था, कॉल्ड स्वस्थ भारत यात्रा, जिसको हम बोलते हैं अंडर द ईट राइट कैंपेन। आपसे अगर ये पूछा जाए किस किस कैंपेन के अंडर था, ईट राइट इंडिया कैंपेन के अंडर था। महात्मा गांधी लेड द कंट्री टुवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल, ये सब चीजें आगे दी गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये आता है कि प्रोविजन ऑफ अ सिंगल विंडो सिस्टम, प्रोविजन ऑफ अ सिंगल विंडो सिस्टम टू अप्लाई फॉर इंपोर्ट क्लियरेंस इज कॉल्ड। तो अगर आपने इंपोर्ट की क्लासेस अच्छे से करी होंगी, ठीक है, तो उसमें जब आप पढ़ते हो कि पूरा इंपोर्ट क्या होता है, ऑथराइज ऑफिसर क्या होता है, इनका सबका काम क्या होता है, एनओसी क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यानी कि मतलब आपने सिलेबस नहीं पढ़ा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किस में देखने को मिलता है, स्विफ्ट में देखने को मिलता है, आईईसी में, फोस्टैक में, या फिर एफएसएमएस में। तो देखो इसका सिंपल सा जो आंसर होगा वो स्विफ्ट होगा। तो जो एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम है वो स्विफ्ट है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्ट क्लियरेंस की, तो यहाँ पर हम एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें सारा डेटा वेटा डाल करके क्लियरेंस के लिए सारी डिटेल वगैरह फिल करके हम काम करते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम और देखें तो यहाँ पर चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। जब भी हम इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, तो FSSAI हैज़ इंटीग्रेटेड इट्स फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो FSSAI का एक पूरा सिस्टम है, एक पोर्टल है जिसको हम FICS बोलते हैं, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। सारा डेटा इंपोर्ट्स का यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी चीज़ें इंपोर्ट करी जाती हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो विथ ICE गेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ये एक गेटवे है, जो बहुत सारे गेटवे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक पूरे का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक गेटवे है, और यहाँ पर FICS और ये मिल करके, जिससे क्या हो सके हम डेटा को मैनेज कर सके, जो भी इंपोर्ट्स वगैरह हो रहा है उसके डेटा को मैनेज कर सके, ऑफ कस्टम अंडर सिंगल विंडो क्लियरेंस इंटरफेस टू फैसिलिटेट ट्रेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में स्विफ्ट बोलते हैं। कहाँ कहाँ है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोचीन है, तुतीकोरिन पोर्ट्स पे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका बेसिकली करते क्या है, जब हमारे पास में प्रॉपर मैनर में डेटा अवेलेबल होगा, उसको हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो जो भी चीज़ें होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर रिस्क होने की संभावना है वो हम मिनिमाइज करते हैं। तो टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग साइज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड हेंस टू एक्सपीडाइट द क्लियरेंस प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट इन लाइन ऑफ ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस। Risk based sampling system called risk management system has been introduced under the single window interface for the facilitating trade, जिसको हम स्विफ्ट बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द कस्टम। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, क्लियरेंस टाइम ऑफ द इंपोर्टेड फूड कंसिगमेंट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 12 टू नियर बाई 8 डेज। तो आप देखो कि क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 12 से 8 डे पे ला पा रहे हैं, 4 दिन हम कम कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनको रिलीज करना जरूरी होता है। अगर हम उनको ज़्यादा देर तक कस्टम में रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया। तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, एक IC, देखो FICS तो एक सबसे बड़ा फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम है, उसके साथ में मिल करके यहाँ पर ICE गेट मिलता है, तो एक गेटवे बनाते हैं। फिर उसके बाद में स्विफ्ट यहाँ पर आता है, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को कम कर सके, समय जो लग रहा था उसको कम कर सके, सैम्पलिंग प्रोसेस को कम कर सके। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कम कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो रिलीज हो पाएंगी, तो एक बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लाने का एक पर्पस होता है, क्यों लाते हैं, ऐसे ही नहीं लाते हैं, इतना समय किसी के पास नहीं होता है, तो ये सारा सिस्टम चल सके इस वजह से हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आता है, वो क्या पूछ रहा है कि अ प्रोविजनल NOC is granted to an imported food consignment without waiting for the lab analysis report if। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रोविजनल NOC, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, कस्टम में जब आप किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को ऑर्डर करोगे यानी इंपोर्ट करोगे तो वहां पर आपको NOC वगैरह चाहिए होता है, इज ग्रांटेड टू एन इंपोर्टेड फूड को लेकर के कंसिगमेंट विदाउट वेटिंग फॉर द लैब एनालिसिस रिपोर्ट इफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर छूट मिली है किसको, द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड मोर देन 7 डेज, या फिर द फूड इज फॉर पर्सनल यूज, द फूड इज फॉर डिस्प्ले पर्पस, या फिर द फूड रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि कुछ ऐसे आर्टिकल ऑफ फूड होते हैं जिनको स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज चाहिए होती है, तो उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उनको a provisional NOC is granted to an imported food consignment without
वेटिंग फॉर द लैब एनालिसिस रिपोर्ट। तो क्या होता है, सैंपल हमने लिया, सैंपल कौन लेता है, तो कस्टम में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है ऑथराइज्ड ऑफिसर, जैसे एफएसओ होता है वैसे ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करता है, टेस्टिंग के लिए भेजता है, तो उसके बाद में टेस्टिंग की जब रिपोर्ट आ जाती है तब वो वहाँ पर एनओसी रिलीज करता है। बट इन केस ऑफ अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज की जरूरत है तो उस केस में वो एनओसी का वेट नहीं करे, सॉरी, लैब की जो रिपोर्ट होगी उसका वेट नहीं करेगा और वो एनओसी यहाँ पर प्रोविजनल एनओसी रिलीज करेगा, प्रोविजनल, फाइनल एनओसी नहीं, प्रोविजनल एनओसी रिलीज करेगा, जिससे वो यहाँ पर उसको ले के जा सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि द फूड रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, the imported consignment of the item having shelf life of less than 7 days and the food which require special storage। तो देखो क्वेश्चन में 7 डेज वेज जो भी लिखा हो वो आपको करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शंस वहां पे डाला गया बस कंफ्यूज करने के लिए। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशल स्टोरेज कंडीशन अगर है, शैल बी इशूड प्रोविजनल एनओसी विदाउट waiting for the analysis report from the lab on the basis of the undertaking from the imported as prescribed by the FSSAI। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इंपोर्टेड फूड सैंपल्स आर सेंट टू NABL accredited laboratories when। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जो इंपोर्टेड फूड सैंपल है आर सेंट टू NABL accredited laboratory। तो इंपोर्टेड फूड आया, उसका सैंपल कलेक्ट किया, फिर उसको भेजने की बात हो रही है कहाँ पर, NABL accredited लैब में। व्हेन, कब भेजते हैं, द इंपोर्टर चैलेंज द लैब रिपोर्ट, द सैंपल आर टेस्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, द सैंपल आर रीटेस्टेड, द सैंपल आर टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो पहली बार जब हम भेजते हैं ना तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए हम NABL लैब में ही भेजते हैं, उसके बाद का केस अलग होता है, रेफरेंस लैब और इन सब में भेजना, ठीक है, रेफरल लैब वगैरह में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर द सैंपल आर टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम हम NABL में ही भेजते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी चीज़ ये है कि इसको देख लो, अगर इम्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपसे कुछ पूछी जाती हैं तो ये आपके थोड़ा सा काम आएगा। बोल रहा है कि एज पर, तो इंपोर्ट्स को लेकर के एक रेगुलेशन बनाया है FSSAI ने, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपोर्ट रेगुलेशन 2017, ठीक है, बोल रहा है कि द सील्ड सैंपल ऑफ इंपोर्टेड फूड शैल बियर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई सील्ड सैंपल है, सैंपल को सील करके जब हम भेज रहे हैं, कोई सैंपल है, सैंपल को अगर हम सील करके वहाँ पर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कोड नंबर ऑफ द सैंपल होना चाहिए, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल होना चाहिए, नेम ऑफ द आर्टिकल ऑफ द फूड होना चाहिए एंड कैटेगरी एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो है। तो यहाँ पर देखो जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 18 कैटेगरी है जो बनाई है FSSAI ने, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिजर्वेटिव जो अगर उसमें ऐड किए गए हैं वाइल ड्राइंग द सैंपल तो वो सब यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द फूड इंपोर्टर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए और हिज कस्टम हाउस एजेंट यहाँ पर होना चाहिए। एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सेंडर विथ ऑफिशियल सील यहाँ पर होना चाहिए। One of the sealed and labeled food samples shall be sent to the FSSAI notified accredited primary laboratory. The second food sample shall be stored in the appropriate condition for the retesting if need arises। तो यहाँ पर एक तो प्राइमरी लैब में भेज देंगे, दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम रख देंगे प्रॉपर स्टोरेज में, प्रॉपर स्टोरेज में रख देंगे। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, सैंपल खराब हो जाता है तो दोबारा से यहाँ पर करेंगे। ध्यान रहे FSO के केस में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के केस में वो जो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे हम कस्टम की बात कर रहे हैं तो ये अलग है, तो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने ये आता है, कोडेक्स को लेकर के है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि द यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इन द ईयर। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने कब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को ज्वाइन किया था। 1983 में, 1993 में, 2003 में या फिर 1995 में। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2003, ठीक है, 2003 जो है वो यहाँ पर इसने ज्वाइन किया था। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, अगर हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएं
तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस अगर हम बोले तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, एक तरीके का फूड कोड है जहां पर इंटरनेशनल लेवल पे फूड को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, फूड को लेकर के कुछ लॉ बनाए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स मिल करके चीज़ों को बनाते हैं, तो इसको हम पूरा एक कमीशन बोलते हैं, तो ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1962 में ये लगभग बन के तैयार हो चुका था। 1963 में ये पूरी तरीके से ऑफिशियली एकदम तैयार हो गया। 1964 में क्या हुआ, 1964 में क्या होता है, 1964 में क्या होता है, इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन जाता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है वो 2003 में ज्वाइन करता है, और जो हमारा भारत है, हमारा कंट्री इंडिया जो है वो 1964 में कोडेक्स को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम कोडेक्स में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो कोडेक्स में जो भी सेशंस वगैरह चलते हैं तो वहाँ पर टोटल 6 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एट प्रेजेंट अगर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 189 मेंबर हैं, तो 188 यानी कि 188 मेंबर, और साथ में एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल कितने हो गए, 189 हमें मेंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, इसके साथ अगर आप आगे देखोगे, एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर मेंबर्स के अलावा एक और होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। वो कितने हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर 35 है, 235 है। ठीक है, 235 कितने हैं, 235। ठीक है, 235 है। अब ये जो 235 है उनको लेकर के ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्टली जैसे कि पूरा का पूरा कमीशन है, इसमें 189 जो मेंबर हैं वो तो ठीक है, जो 189 मेंबर है वो तो ठीक है, बट ये जो 235 मेंबर हैं ये ऑब्जर्वर हैं। हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली किसी चीज़ में इनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता है, बाकी ये अपने डिसीजंस, अपनी जो रिसर्च होती है वो सब यहाँ पर कोडेक्स को देते हैं, जिससे और अच्छे लेवल पे स्टैंडर्ड्स बन पाए। बट जब बात आएगी वोट करने की, वोटिंग करने की, तो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वही यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तरीके से वोट कर सकते हैं, बट ऑब्जर्वर यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आता है, थोड़ा सा जल्दी हम चीज़ों को देख लेते हैं कि जस्ट इनका रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि एनपीओपी क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नोडल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा। एनपीओपी जो है, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह जहां पर आते हैं तो वहां पर ये एनपीओपी आ जाता है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। अभी ये कुछ ज़्यादा चर्चा में रहता है तो इस वजह से हमने इसके बारे में देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें, जस्ट थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देख लें, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक जो एनपीओपी बोलते हैं, organic product are grown under a system of agriculture without the use of the chemical fertilizer pesticide with an environmentally and socially responsible approach। यहाँ पर इस बारे में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कैसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को लेकर के बात करते हैं, साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि किसी भी तरीके से जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करें, विदाउट उनके यूज़ हम यहाँ पर चीज़ों को करें। ठीक है, तो जस्ट हम इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हो, तो आप बाद में इसको चाहे तो रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 17, 18, 19, 20 देख लेते हैं। Which terms used to assure that the food is acceptable for human consumption according to its intended use? ऑप्शंस दिए गए हजार्ड, अडल्ट्रेंट, टॉक्सिसिटी या फिर फूड सेफ्टी। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा है। यहाँ पर ये कौन सा टर्म है जो एश्योर करेगा कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड है वो पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, तो हजार्ड अगर होगा तो हम नहीं कंज्यूम करेंगे, अडल्ट्रेंट है तब भी नहीं कंज्यूम करेंगे, टॉक्सिसिटी है तब भी नहीं करेंगे, फूड सेफ्टी ये बात को इंश्योर करेगा कि वो पूरी तरीके से क्या एक्सेप्टेबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इज अ टर्म एश्योरेंस दैट द फूड विल नॉट कॉज हार्म टू द कंज्यूमर
और ये सारी चीज़ों को इंश्योर करेगा। तो तभी हमारी अथॉरिटी का क्या नाम है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी को इंश्योर करना एफएसएसएआई का जो है वो सबसे बड़ा काम यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, वरना आप गलत कर दोगे। फूड कंटेनर शुड बी केप्ट एटलीस्ट अबव द ग्राउंड इन द क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रोजेक्ट। बात किसकी हो रही है, फूड कंटेनर की। किसकी बात हो रही है, फूड कंटेनर की कितनी हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से, अगर हम क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रोजेक्ट की बात करते हैं उस केस में। 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15, 10। तो यहाँ पर देखो सिंपल आंसर इसका क्या होगा, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, याद कर लो। अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो वो अलग होता है, बट हम यहाँ पर फूड कंटेनर की बात कर रहे हैं, वो कितनी हाइट होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और इस चीज़ को समझो कि जो अगर हम देखें एज पर द जो एफएसएसएआई है, एज पर एफएसएसएआई फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड अगर हम बात करें तो फूड कंटेनर आर केप्ट एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। इनकमिंग मटेरियल जो है सेमी और फाइनल प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स इन अ हाइजेनिक इन्वायरमेंट, अवॉइड डेटोरिएशन। डेटोरिएशन मतलब उसका खराब होना जो होता है, ठीक है। फीफो एंड फेफो प्रैक्टिस यहाँ पर किया जाना चाहिए। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, जो भी पहले एक्सपायर होगा उसको आउट कर दो। तो ये फीफो फेफो एक यहाँ पर प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर काम देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा काम देंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ रॉ और सेमी प्रोसेस्ड और फुली प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, तो पार्शियली प्रोसेस्ड क्या है, फुली प्रोसेस्ड क्या है, वो सब यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर कंडीशंस हैं जिनकी जरूरत होती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि द प्रिंसिपल ऑफ द फीफो जो है अडॉप्टेड इन द क्लीन स्ट्रीट फूड हब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इन फॉर ऑर्डर, फर्स्ट इन फॉर ऑफर, फर्स्ट इंटरेस्टेड इन ऑफर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर इंग्रेडिएंट। तो ये हमारा डी वाला जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फीफो के बारे में आपको ध्यान रखना है, फीफो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर फेफो हो जाता है, ई आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सपायर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इस वजह से क्योंकि पीछे जो हमने बात करी थी सरफेस की बात करी थी, तब वेंडिंग कार्ट की यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। वेंडिंग कार्ट वर्किंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट कितना सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि 60 से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन आया था, शेड्यूल नंबर 4 से, ठीक है। ऑलरेडी पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 60 से 70 सेंटीमीटर हाइट जो है वो होनी चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको जो चीजें हैं वो यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है, उनको आपने अगर अच्छे से पढ़ा है अभी तक, तो टोटल यहाँ पर आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने 10 डिस्कस किए हैं अभी तक, तो किसी किसी में 20 क्वेश्चंस हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल 120 के करीब में आपको क्वेश्चंस देखने को, 120 से 125 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बट उन 125 क्वेश्चंस के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर क्वेश्चंस बनने पे यहाँ पे आएंगे तो 500, 600, 700 क्वेश्चंस तक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको सेशंस जो लगे अच्छे लगे। बाकी की चीज़ें अब हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके अलावा, क्योंकि आपके पास टाइम अब नहीं है। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्लीज़ आप उनको मल्टीपल टाइम से रिवीजन करो। जो भी शॉर्ट नोट्स आपने जो भी चीज़ें बनाई है उनको आप रिवाइज करो, और यकीन मानो आप अपने अगर अच्छे से चीज़ें करी हैं तो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, पेपर आप अच्छे से दे पाओगे। एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल सकते हैं, बट बाकी की चीज़ें आप यकीन मानो आपने अच्छे से क्लासेस अगर करी हैं तो सबको आप अच्छे से कर पाओगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे और लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।